जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना बस अपना। भारत का वीर जवान हूँ, ना हिंदू हूँ ना मुसलमान हूँ। मैं जख्मों से भरा सीना हूँ, मगर दुश्मन के लिए चट्टान हूँ। मैं भारत का वीर जवान हूँ, मैं भारतीय वायु सेना हूँ। भारतीय वायु सेना दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे वंशी और आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM। आज है तारीख 8 अक्टूबर। हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायु सेना दिवस यानी कि इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। इस साल इंडियन एयरफोर्स अपनी 92वीं वर्षगांठ मना रही है। इस दिन को मनाने का मकसद भारतीय वायु सेना के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना होता है। इस दिन भारतीय वायु सेना के उन सभी बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में अपने प्राण न्योछावर कर दिए। भारतीय वायु सेना दुनिया की सबसे बड़ी वायु सेनाओं में से एक है। दोस्तों चलिए बात करते हैं भारतीय वायु सेना के इतिहास के बारे में। असल में आपको बता दूं, भारतीय वायु सेना का गठन 8 अक्टूबर 1932 में यूनाइटेड किंगडम के रॉयल एयरफोर्स के साथ एक सहायक टुकड़ी के रूप में हुआ था। 1933 की बात करें तो इस साल में भारतीय वायु सेना ने अपना पहला स्क्वाड्रन बनाया और पहला मिशन इसी तारीख को पूरा किया था। तो इसीलिए इसी दिन हम भारतीय वायु सेना दिवस मनाते हैं। आपको इसके बारे में और भी बातें बता रही हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1933 में भारतीय वायु सेना ने अपना पहला स्क्वाड्रन बनाया और पहला मिशन इसी तारीख को पूरा किया था। धीरे धीरे वायु सेना ने अपनी ताकत को दिखाना शुरू किया और कुछ ही समय में दुनिया के सबसे ताकतवर वायु सेना में अपना नाम शुमार कर दिया। 8 अक्टूबर को हुई शुरुआत के बाद से इसे हर साल मनाने जाने लगा। भारत में वायु सेना अड्डों पर छुट्टी मनाने के लिए परेड और एयर शो आयोजित किए जाते हैं। ये दिन भारत में जमीन पर लड़ने वाली सेना की सहायता के लिए भारतीय हवाई अड्डों की स्थापना के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष भारतीय वायु सेना दिवस 2024 की थीम भारतीय वायु सेना सक्षम, सशक्त, आत्मनिर्भर है, जो स्वदेशी विमानों और प्रौद्योगिकियों से लैस और उनका उपयोग करते हुए एक आत्मनिर्भर बल बनने पर भारतीय वायु सेना के फोकस पर प्रकाश डालती है। उन्नीस 1932 में स्थापित भारतीय वायु सेना सशस्त्र बलों की वायु शाखा है और इसे यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयरफोर्स के सहायक बल के रूप में स्थापित किया गया था। साल 1939 और 1945 के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि में भारतीय वायु सेना के फ्लाइट्स और स्क्वाड्रन कमांडरों ने भी युद्ध में भाग लिया था और इसके अंत के बाद IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स का नाम बदलकर रॉयल इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया था। 1950 में जब भारत को गणतंत्र घोषित किया गया दोस्तों, तो सशस्त्र बलों से रॉयल शब्द को हटा दिया गया था और इसका नाम फिर से एक बार भारतीय वायु सेना किया गया। 1999 के कारगिल युद्ध के बारे में बात करें तो वहां पर भारतीय वायु सेना की भूमिका सैन्य विमानन के इतिहास में मील का पत्थर मानी जाती है। दुश्मन के शिविरों को ध्वस्त करना, घायल सैन्य कर्मियों को निकालना और हवाई हमले करना IAF द्वारा किया जाता है। तो आप सभी को फिर से एक बार भारतीय वायु सेना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर बात करूं कि ये दिन हम किस तरीके से मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, तो आपको बता दूं कि इस अवसर पर वायु सेना में योगदान देने वाले हर व्यक्ति की सराहना की जाती है। सफल मिशनों को पूरा करने और मध्य वायु कमान को उच्च स्तर की परिचालन तैयारियों को प्रदर्शित करने में सक्षम बनने के लिए उनकी प्रशंसा की जाती है। पिछले साल की उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए वायु योद्धाओं को विभिन्न पुरस्कार और सम्मान पदक प्रदान किए जाते हैं और
हर साल मुख्य समारोह गाजियाबाद स्थित हिंडन वायुसेना अड्डे पर आयोजित किया जाता है। इसमें पुरुष और महिला वायु योद्धाओं की परेड भी शामिल होती है। अलंकरण समारोह के दौरान जिन लोगों को पदक विजेता घोषित किया जाता है, उनकी वर्दी पर पदक लगाए जाते हैं। ये पदक वायुसेना प्रमुख CAS द्वारा लगाए जाते हैं। तो ये तो बात रही कि किस तरीके से भारतीय वायुसेना दिवस को मनाया जाता है और भारतीय वायुसेना का दमखम देखने को मिलता है दोस्तों। ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए उड़ान भरना जरूरी है। ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए उड़ान भरना जरूरी है। कुछ लोग सफलता पाने के लिए उड़ान भरते हैं तो कुछ देश की सेवा के लिए उड़ान भरते हैं। तो बिल्कुल ऐसी ही उड़ान भरती हमारी भारतीय वायुसेना। दोस्तों, अगर बात की जाए हमारी भारतीय वायुसेना की ताकत के बारे में तो उसका भी बोलबाला है। बता दूं आपको, भारतीय वायुसेना संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी परिचालन वायुसेना है, जो कि बहुत ही गर्व की बात है। भारतीय वायुसेना संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए भी काम करती है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित हिंडन वायुसेना स्टेशन एशिया में सबसे बड़ा है। भारतीय वायुसेना के अस्तित्व में आने के बाद से अब तक ये अपने ध्येय वाक्य नभ स्पर्शम दीप्तम के मार्ग पर चल रहा है, यानी कि इसका अर्थ है गर्व के साथ आकाश को छूना। बिल्कुल भारतीय वायुसेना गर्व के साथ ही आकाश को चूमती है, उसे छू जाती है। वैसे दोस्तों, आपको बता दूं, वायुसेना के इस ध्येय वाक्य को भगवत गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। भारतीय वायुसेना का रंग नीला, आसमानी नीला, साथ ही सफेद है। भारत की आजादी के बाद से अब तक भारतीय वायुसेना कुल 5 युद्ध लड़ चुकी है। इसमें से 4 जंग भारत पाकिस्तान के बीच हुई और 1 चीन के खिलाफ लड़ी गई। पाकिस्तान के खिलाफ 1948, 1965, 1971 और 1999 में भारतीय वायुसेना जंग में शामिल हुई। चीन के साथ 1962 के युद्ध में भी भारतीय वायुसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस और बालाकोट एयर स्ट्राइक भारतीय वायुसेना के कुछ प्रमुख ऑपरेशनों में शामिल हैं। वहीं दोस्तों, अगर भारतीय वायुसेना की मुख्यालय के बारे में बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और बहुत सारी ऐसी बॉलीवुड में मूवीज भी आ चुकी हैं जिसमें भारतीय वायुसेना के दमखम को बहुत ही अच्छे से दर्शाया गया है। जिसमें बात करूं, गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, ये मूवी शामिल है। संगम, ये भी मूवी शामिल है जो कि 1964 में रिलीज हुई थी। राज कपूर आपको इसमें देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ हिंदुस्तान की कसम जो कि 1963 में आई। और मौसम की बात करें तो ये मूवी 2011 में रिलीज हुई थी, जिसमें कि इंडियन एयरफोर्स की भूमिका को बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। ललकार मूवी भी उसमें ही शामिल है जो कि 1972 में आई थी। आसमान पर कब्जा हमारा है, आसमान पर कब्जा हमारा है, दुश्मन के हर परिंदे को हमने मार गिराया है। मिराज जैसे विमानों ने हमेशा मान बढ़ाया है, देश की रक्षा के लिए वीरों ने हमेशा प्राण गंवाया है। आज दोस्तों हम बातें कर रहे हैं भारतीय वायुसेना दिवस के बारे में। आज की तारीख 8 अक्टूबर और बहुत सारी बातें आपको इसके बारे में हमने बताई। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दूं कि मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे वंशी और आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM। अभी तक मैंने आपको कुछ मूवीज के बारे में बताया जिसमें कि भारतीय वायुसेना को बहुत अच्छे से दर्शाया गया है, उनकी भूमिका को दिखाया गया है। लेकिन कई ऐसे मौके भी थे जब भारतीय वायुसेना ने अपना पराक्रम दिखाकर भारत को विजय दिलाई, भारत को जीत दिलाई। उसमें सबसे पहले बात करें द्वितीय विश्व युद्ध की, जहां पर जापानी सेना को भारतीय वायुसेना ने थाईलैंड में ही रोक दिया था। इसके लिए भारतीय वायुसेना ने थाईलैंड में अराकान, माई होंग सोन, चियांग माई और चियांग राई बेस पर मौजूद जापानी सेना को मार भगाया था। इस युद्ध में भारतीय वायुसेना ब्रिटिश और अमेरिकी सेनाओं की मदद कर रही थी। इस युद्ध के हीरो थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट अर्जुन सिंह।
जो बाद में एयरफोर्स के मार्शल बने थे। दूसरी बात करें सन 1947 की, जब देश आजाद हुआ था, तो राहत कार्य में वायुसेना की भूमिका अहम मानी गई थी। असल में उस समय जम्मू कश्मीर की राजशाही पर कबीलाई हमलावरों ने हमला कर दिया। इन कबीलाई हमलावरों को पाकिस्तान का समर्थन था। दोनों देशों के बीच अघोषित युद्ध चल रहा था। जब कश्मीरी लोग फंस गए, तब भारतीय वायुसेना ने इन्हें निकालने में मदद की थी। उसके बाद अगर बात करें 1960 से 1961 के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दूं, कॉन्गो में शांति स्थापित की गई और गोवा को आजादी भी दिलाई। जी बिल्कुल, साल 1960 की बात मैं आपसे कर रही हूँ, जब कॉन्गो से बेल्जियम का शासन खत्म हुआ था। इसके बाद पूरे कॉन्गो में हिंसा और विद्रोह होने लगा था। इसे रोकने के लिए भारतीय वायुसेना ने 5 स्क्वाड्रन कॉन्गो भेजे ताकि शांति कायम की जा सके। इसके बाद 1961 में पुर्तगाली शासन गोवा को छोड़ना नहीं चाहता था। तब भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन विजय चलाया और भारतीय वायुसेना ने पुर्तगाली सेना को हराकर गोवा को आजादी दिलाकर भारत से मिला दिया था। तो ये है हमारी भारतीय वायुसेना का दमखम। 1965 की बात करें तो यहाँ पर पाकिस्तानी सेनाओं की धज्जियां उड़ा दी थी हमारी भारतीय वायुसेना ने। 1947 के बाद पाकिस्तान सेना ने जम्मू कश्मीर पर कब्जे के लिए दूसरी बार हमला करने की हिमाकत की थी, लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने न केवल उसके लड़ाकू विमानों को मार गिराया, बल्कि कई सैन्य बेसों को ध्वस्त भी कर दिया था। भारतीय वायुसेना को भी काफी नुकसान हुआ, लेकिन हमारे वीर जवानों ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी दोस्तों। अगर साल 1971 की बात करें तो बांग्लादेश की आजादी के लिए पाक सेना को सरेंडर भी हमारी भारतीय सेना ने ही कराया था। दूसरी बात अगर साल 1984 की करें तो यहाँ पर भारतीय वायुसेना की मदद से भारतीय थल सेना ने 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत चलाकर सियाचिन पर हमला किया था। इसके बाद भारत के कब्जे में पूरा का पूरा सियाचिन ग्लेशियर आ गया। फायदा ये हुआ कि इस रणनीतिक क्षेत्र में भारत के पास करीब 3000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल आ गया था। तो ये है हमारी भारतीय वायुसेना का पराक्रम। 1987 की बात करें तो श्रीलंका में तमिल विद्रोहियों के चलते सिविल वॉर चल रहा था और ऐसे में श्रीलंका सरकार ने भारत से मदद मांगी थी। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन पुमलाई चलाया, जी पुमलाई, ताकि विद्रोह के चलते परेशान लोगों को राहत और मदद मिल सके। इसी साल ऑपरेशन पवन भी चलाया गया ताकि श्रीलंका के 1 लाख सुरक्षा बलों को संघर्षरत उत्तरी और पूर्वी श्रीलंका से सुरक्षित निकाला जा सके। इसके लिए भारतीय वायुसेना के विमानों ने 70,000 उड़ानें भरी थी दोस्तों। उस टाइम पर 70,000 उड़ानें भरना या फिर आज के टाइम में भी 70,000 उड़ानें भरना एक छोटा आंकड़ा बिल्कुल भी नहीं है। वही बात करें 1999 की, जहां पर कारगिल युद्ध में ऑपरेशन सफेद सागर की बात की गई है और वहां पर हमारे वायुसेना ने हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों से कारगिल की चोटियों पर हमला शुरू किया, लेकिन हमारे 2 फाइटर जेट और एक हेलीकॉप्टर मिसाइल हमले में ध्वस्त भी हो गए। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने रणनीति बदली। राफेल बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट द्वारा बनाए गए मिराज और रूसी फाइटर जेट MiG-29 से पाकिस्तानी घुसपैठियों के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए। फिर उसके बाद पूरे कारगिल युद्ध में वायुसेना के विमानों ने हर दिन करीब 40 उड़ानें भरी। आखिरकार 26 जुलाई को भारतीय वायुसेना जीत गई। वहीं दोस्तों अगर बात करें 2019 की, जहां पर बालाकोट में आतंकी कैंपों को भी ध्वस्त किया गया भारतीय वायुसेना के द्वारा, जहां पर आपने सुना भी होगा कि जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन ने 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आत्मघाती हमला किया था। तभी CRPF के 46 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने 15 दिन के अंदर ही पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के बालाकोट, चकोठी, मुजफ्फराबाद में
12 मिराज 2000 फाइटर प्लेन से हमले कर पाकिस्तान के आतंकी कैंपों को ध्वस्त भी किया था। अगर बात की जाए 2019 की ही, तो अभिनंदन ने MiG-21 से पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था। तो ये भी एक बहुत ही गर्व और बहुत ही पराक्रम वाली बात हो जाती है। भारतीय वायुसेना इतनी क्रेडिबल है जिसके बारे में मैं क्या ही कहूँ। इसी बात पर मैं यही कहना चाहूंगी कि पंख उनकी जरूरत नहीं, वो लोग जज्बे से हवाओं में हैं। इश्क किया देश की मिट्टी से, जिंदगी सुपुर्द देश की वफाओं में है। आप सभी को भारतीय वायुसेना दिवस की एक बार फिर से ढेरों शुभकामनाएं। अपना रेडियो 96.9 FM पर आप सुन रही हैं स्पेशल प्रोग्राम जाबाज, और आज हम मना रहे हैं भारतीय वायुसेना दिवस। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे वंशी। इसी अवसर पर हमने ढेर सारी बातें की भारतीय वायुसेना दिवस के बारे में, और अभी हमसे जुड़ रहे हैं विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी फोन के माध्यम से। आपको बताती चलूं दोस्तों, आप फॉर्मल फाइटर पायलट हैं, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर हैं, साथ ही साथ मिलिट्री कंसल्टेंट हैं, वेटरन टू द रेड क्रॉस हैं एंड मीडिया कमेंटेटर हैं डिफेंस मैटर्स पर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जैसे कि आपको पता है कि आज 8 तारीख है, 8 अक्टूबर हो जाती है आज की तारीख, और आज हम मना रहे हैं भारतीय वायुसेना दिवस। इस अवसर पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय वायुसेना अपना दिवस मना रहा है 92nd जी एनिवर्सरी। 1932 8 अक्टूबर में कायम हुई थी। द्रिग रोड में 4 जहाज से लेकर 4 वापसी जहाज से लेकर ये जब इसकी स्टैब्लिश्ड हुई थी, और उसके बाद में 1932 से अब वो इतना ग्रो कर गई है। उसी ग्रोथ के दौरान उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भाग लिया। उससे पहले अफगानिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के अफगानिस्तान बॉर्डर के एरिया में अपना योगदान दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बहुत बड़ा योगदान दिया। बर्मा कैंपेन में हमारे पायलट्स ने, एयरक्राफ्ट ने, फाइटर एयरक्राफ्ट उस टाइम के जैसे कि लाइजेंडर, हरिकेन, मल्टी वेंजेंस टाइप बॉम्बर, ये सारे के सारे जहाज हमारे पास थे, जिसके साथ हमारे पायलट्स ने अपनी बड़ी बहादुरी का प्रदर्शन किया और बहुत बड़ा योगदान दिया बर्मा कैंपेन में, जिससे कि एलाइड फोर्सेस की बर्मा में जीत हुई। और इसके साथ ही भारतीय वायुसेना 47 में हमारी विभाजित हुई। कुछ हिस्सा पाकिस्तान में गया, कुछ भारत में आया। पर कहने का मतलब है उस समय से लेके अब तक जो हासिल किया है, कश्मीर की लड़ाई, 62 का वो ऑपरेशन, 65 के इंडो पाकिस्तान वॉर, 1971 की वॉर, कारगिल का युद्ध, ये सब में इतना भारी योगदान दिया। और फ्रॉम प्रोपेलर एयरक्राफ्ट, बाईप्लेन एयरक्राफ्ट से, प्रोपेलर से हम मॉडर्न जेट एयरक्राफ्ट आपको यूज करने लगे। पहले वेम्पायर से शुरू किया और अब हम सुखोई और मिराज और राफेल उड़ा रहे हैं। इसलिए भारतीय वायुसेना की उपलब्धियां अगर मैं गिनती करूं तो बहुत ज्यादा है। और साथ ही साथ हमारे जो बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, मालवाहक जहाज थे, उन्होंने योगदान दिया देश की सेवा में, बाढ़ ग्रसित लोगों को बचाने में और विपदाओं में कार्यक्रम दिया। और अब हमारे पास बड़े बड़े जहाज IL-76 और अमेरिकन जहाज, हमारे पास हरकुलिस आ गए हैं, बड़े हेलीकॉप्टर्स आ गए हैं, और हम जगह भारत की रक्षा के लिए और भारत की जनता को सेवा के लिए, उनकी रक्षा के लिए योगदान दे रहे हैं। बहुत बढ़िया सर, ये आपने अभी हमारी क्षमताओं के बारे में बताया, कुछ इतिहास बताया आपने। सर मैं जानना चाहूंगी कि हम अपने आप को कल के लिए किस तरीके से तैयार कर रहे हैं सर? देखिए, ऐसा है कि भारतीय वायुसेना का जो काम होता है वो होता है देश की वायु सीमाओं की रक्षा करना, देश की इंटरेस्ट की रक्षा करना, जहाँ पे उस इंटरेस्ट में देश का बॉर्डर आता है, देश की तिजारत आती है, और जो थ्रेट होती है हमारे बॉर्डर के ऊपर जहाँ से हमला हो सकता है। अब इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। चाइना हमारे ईस्ट में है, लद्दाख से लेके अरुणाचल, वो हमारे को थ्रेट कर रहा है। हमारे वेस्ट में पाकिस्तान है, चाइना और पाकिस्तान दोनों मिल रहे हैं आपस में। चारों तरफ से वो भारत की भूमि पे, चाहे समुद्री बॉर्डर हो चाहे लैंड बॉर्डर हो, उसके ऊपर वो थ्रेट कर रहे हैं। तो भारतीय वायुसेना पूरी चौकस है। हमारे जहाज,
हमारे रडार, हमारे मिसाइल, हमारे जो वायु योद्धा हैं, ग्राउंड इंजीनियर्स हैं, एयरमैन हैं, ये सारे मिलके एक बहुत सॉलिड टीम बनाकर देश की रक्षा के लिए बहुत अंग हैं। और लड़ाई के दौरान जो भारतीय सेना जब आगे बढ़ेगी तो उसको किस तरीके से उसकी रक्षा ही नहीं करेंगे, उसकी जीत में योगदान देंगे, नेवी की मदद करेंगे। इस तरीके से सारे से सारे हमारे जो उपलब्धियां हैं वो अनगिनत है। पर कहने का मतलब ये है भारतीय वायुसेना तत्पर, तैयार है और टोटली चौकस है। बख्शी जी, जैसे कि इस साल हम अपनी 92 वर्षगांठ सेलिब्रेट कर रहे हैं और 8 अक्टूबर आज की तारीख हो जाती है, तो सर आप मुझे बताइएगा कि इस बार हम कहाँ पर ये सेलिब्रेट कर रहे हैं सर? देखिए, सेलिब्रेशन जो अलग अलग जगह पे सेलिब्रेशन होती है जी, जो एक खास जगह सिलेक्ट की जाती है, चाहे वो पंजाब में कोई बेस हो, चाहे वो साउथ में बेस हो। अभी तो और जैसे कि चेन्नई में एयर शो किया, पंजाब में उसकी परेड होगी। पहले परेड सिर्फ दिल्ली में होती थी। अच्छा। फिर डिसाइड किया गया है कोई भी जगह चूज की जाती है ताकि पूरे हर एक जगह को एक चांस मिले, हर एक कमांड को चांस मिले कि अपनी कुशलता दिखाने के लिए। सर मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से हम एयर शो की तैयारियां करते हैं तो उस वक्त क्या क्या जोखिम हो सकते हैं या आप किस तरीके से अपने आप को ट्रेन करते हैं? देखिए, एयर शो के टाइम पे इस समय चेन्नई की एयर शो में 72 जहाज उन्होंने भाग लिया और जहाँ पे भी एयर शो होता है उधर भी अब जहाँ पे परेड होगी वहाँ पे भी फ्लाई पास वगैरह होता है। तो क्वेश्चन ये है कि जहाज अलग अलग जगहों से आते हैं, उनको एक जगह एकत्रित करके उनको फिर वहाँ से उनको छोड़ना और अलग अलग हाइट्स में कंट्रोल करके और फिर वो अपने परेड ग्राउंड के ऊपर आके सलूट करते हैं, भारतीय ध्वज को सलामी देते हुए जाते हैं। तो इस सब को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक बहुत सॉलिड टीम होती है जो कि पूरी जहाजों को कंट्रोल करके, कोई चंडीगढ़ से आ रहा है, कोई आगरा से जा रहा है, कोई दिल्ली से जा रहा है, कोई अंबाला से जाएगा, इससे कोई ग्वालियर से आएगा, इस तरीके से जहाजों को करके करते हैं और वो फिर आके लोग 500 फीट से लेके 1200 फीट तक की जो भी हाइट उनको मुकर्रर होती है उसके ऊपर वो फ्लाई करके जाते हैं। तो ये काम के लिए एक बहुत ही कुशलता की जरूरत होती है फॉर ग्राउंड कंट्रोलर एंड पायलट। पर साथ ही साथ बहुत और चीजें खतरा होता है, जैसे आपने अवगत करा रहे हैं, जैसे बर्ड्स होती हैं, चिड़ियों से बहुत ही ज्यादा, क्योंकि लाखों तादाद में लोग जो एकत्रित होते हैं तो फिर चिड़ियाँ आती हैं, चीले, कौवे इत्यादि, ये जहाज से जब टकराते हैं तो बहुत ही क्षति होती है, जहाज क्रैश हो सकता है, पायलट की मौत हो सकती है। इसलिए इस पे भी काफी ध्यान दिया जाता है। म्यूनिसिपैलिटी जो लोकल होती है वो बहुत एहतियात बरतती है, मैसेजेस देती है, बड़े कदम उठाए जाते हैं। ये तो एक बात रही। फिर दूसरी बात ये है कि इतने लोगों को ऑर्गेनाइज करना नीचे और ट्रैफिक का ऑर्गेनाइज करना, लेके आना, लेके बाहर जाना, ये अपने आप में एक और बड़ी बात होती है। फिर इतने जहाजों को एक साथ में आकर जगह आके फिर वो वापस अपने अपने बेसिस पे जाते हैं और जो है कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। तो देखिए, देखा जाएगा तो चारों तरफ हर एक एंगल से बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन और जिसको कहते हैं कंट्रोल की जरूरत होती है। जी, तो सर मैं ये जानना चाहूंगी कि इस सब कोऑर्डिनेशन में हम अमूमन कितना वक्त लगा देते हैं, कितने दिन पहले या कितने महीनों पहले हम इसकी प्रैक्टिस करने लगते हैं? देखिए, ऐसा है, एयरफोर्स की जो ट्रेनिंग होती है वो होती ही ऐसी है फ्लाइंग कि उसके बेसिक फ्लाइंग के अंदर ही कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल रोज होता है। पर ये एक खास जब कोई दिवस को मनाने के लिए, जलसा मनाने के लिए जब एकत्रित होते हैं तो और ज्यादा प्रॉब्लम्स एडिड हो जाती हैं। पर जो डिसिप्लिन, टाइमिंग, फॉर्मेशंस, जिसमें फॉर्मेशन में आएंगे, ये तो पायलट्स की डेली ट्रेनिंग में ही वो सीख जाते हैं। अच्छा। तो उनको ऐसी जरूरत नहीं पड़ती और ट्रेनिंग की, पर उनको ये प्रैक्टिस थोड़ी चाहिए होती है कि कौन सा डायरेक्शन से आएंगे, किस रूट से जाएंगे। तो ये इन चीजों का थोड़ा सा एक बार रिहर्सल करते हैं, 1 या 2 रिहर्सल, मैक्सिमम 3 रिहर्सल कर लें, पर यही रिहर्सल होते हैं ताकि एब्सोल्युटली उस जगह की पता चले कि पहाड़ी है तो कितनी ऊंची है और विजिबिलिटी कैसी है, वो सबको अवगत होकर के पायलट फ्लाई करते हैं। पर दूसरी मैं बात ये भी बता दूं जी, ये जब हमारे एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे होते हैं, एयरफोर्स इतनी जगह एकत्रित होती है तो और भी जगह खतरा हो सकता है। सैबोटाज, एनिमी, टेररिस्ट वो बीच में दखल दे सकते हैं। जहाँ भीड़ हजूम हो वहाँ पे दखल दे देंगे, वहाँ पे कुछ ऐसी चीज करेंगे जैसे कि आमतौर पर टेररिस्ट करते हैं,
भीड़ पे हमला करने की बात, या जहाजों के ऊपर हमला किसी तरीके से किया जाए, और या फिर देश के जो चारों तरफ जो दुश्मन है वो किस तरीके से इंटरफियर कर सकते हैं। जैसे कि आपने मिडिल ईस्ट में देख लिया लड़ाई में, जैसे कि यौम किपुर की टाइम इजराइल के ऊपर जब पूरी पूजा के लिए उनका जो रिलीजियस सेरेमनी हो रही थी तो दुश्मन ने हमला कर दिया। इस तरीके से हमको भी चौकस रहना पड़ता है। रडार ऑन रहते हैं, मिसाइल्स रेडी रहती हैं, और एयरक्राफ्ट जो है हवा में पेट्रोलिंग करते रहते हैं ताकि बॉर्डर से कोई दुश्मन भी इंटरफियर ना कर पाए। ये सारी की सारी चीजें अपनी अलग होती हैं और इनकी SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है जिसके तहत वो काम करते हैं। बख्शी जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि मुख्य समारोह की बात करें अगर हम, जो कि हिंडन वायुसेना अड्डे पर किया जाता है, इसके बारे में आप थोड़ा सा अगर बता पाएं। देखिए, हिंडन वायुसेना का जो अड्डा है वो बहुत पुराना है जी, और उसमें फाइटर एयरक्राफ्ट भी ऑपरेट करते हैं, बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी ऑपरेट करते हैं। तो ये एक बड़ा हिस्टोरिकल बेस है। मतलब ये शुरू हो गया था, ऑफ कोर्स ये इंडिपेंडेंस के बाद स्टार्ट हुआ हिंडन एयरबेस, पर इसकी उपलब्धि ये है कि इस एरिया में, और जैसे कि दिल्ली के आसपास अगर ज्यादा प्रेशर जब पड़ता है तो कोई ऐसा काम हो रहा हो जहाँ पे हमारे को दिल्ली कैपिटल है उसकी रक्षा के लिए, तो एयरक्राफ्ट भी होते हैं, और जो ग्राउंड बेस्ड वेपन सिस्टम्स हैं वो भी रखे जा सकते हैं, और रडार भी हैं। तो ये सारी की सारी एक किस्म से एक बहुत बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट बेस है। यहाँ पे हरकुलिस जैसे जहाज, 4 इंजन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आपको मिल जाएंगे, सुखोई जैसे फाइटर्स मिल जाएंगे। तो ये बहुत शुरू से है, हमने अपनी पूरी सर्विस में हिंडन को देखा है, और हिंडन जैसे बहुत बेसेस है, एक ही नहीं है, बहुत है। आप चाहे आगरा ले लो, चंबाला ले लो, हलवारा, चंडीगढ़, बगडोगरा, हासीमारा, कलाईकोंडा, ये सारे के सारे बेसिस हैं। ये सारे के सारे का नेचर यही है जो मैं बता रहा हूँ। सर, इंडियन एयरफोर्स डे के मौके पर आप हमारी आवाम को क्या कहना चाहेंगे? मैं आवाम को यही कहना चाहूंगा कि भारतीय वायुसेना देश की यूथ से बनाई गई है, देश का युवक इसमें आया है और बहुत सॉलिड योगदान दे रहा है देश की रक्षा के लिए, देश की वायु सीमाओं की रक्षा के लिए, और देश की इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी कायम करने के लिए। तो 40 से लेके अब तक जितने युद्ध हुए हैं वायुसेना ने बहुत ही उम्दा काम किया है। तो मैं यही मैसेज देना चाहूंगा देश के युवकों को और देशवासियों को कि भारतीय वायुसेना की हौसला अफजाई करते रहें, उनके साथ संबंध बनाए रखें, और जितनी तादाद में आते हैं अपनी भारत की रक्षा के लिए योगदान देने के लिए, जो युवक एयरफोर्स में आना चाहते हैं वो जरूर आए, और एक किस्म से जिसकी भारत माता की रक्षा के लिए जैसे कि एक बेटा उठ के आता है वैसे ही वो करें, और भारतीय वायुसेना को एक तरीका बनाए जिससे कि देश की रक्षा की जा सके। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। और दोस्तों, आज हमने बातें की भारतीय वायुसेना के बारे में, और इस मौके पर हमसे जुड़े हुए थे विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी। ऐसे ही स्पेशल डेज के बारे में जानकारी लेने के लिए या जानने के लिए सुनते जाइए अपना रेडियो 96.9 FM। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और यूं ही सुनते जाइए अपना रेडियो 96.9 FM। जय हिंद दोस्तों। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM।